नमस्कार दोस्तों, ये है सीएसएस का चैप्टर नंबर 1। और इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएसएस का पहला मॉड्यूल, यानी सीएसएस आपको बिगिनिंग से सीखने को मिलेगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी एचटीएमएल लर्न कर लिया है। एचटीएमएल और एचटीएमएल5 में जो नए टैग आए थे वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स डायरेक्टली इस वीडियो से अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको रिकमेंड किया था कि पहले वो हमारा एचटीएमएल का ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल देख लें, जो कि एचटीएमएल के 8 से 9 वीडियोस हैं, उनको पहले देख लें, तब ये प्रोसेस होगा। तो देखो, एचटीएमएल से हमने ओवरऑल सीखा कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट, यानी अपने वेबसाइट में एक कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी हेडिंग्स उसमें कैसे डालेंगे, पैराग्राफ कैसे डालेंगे, पिक्चर्स कैसे लगाएंगे, टेबल कैसे बनाएंगे, फॉर्म्स कैसे बनाएंगे। तो लगभग ये सारी चीजें हमने तैयार की। अब बारी है एचटीएमएल की, सीएसएस की, जिसमें अब हम वेबसाइट को स्टाइलिंग करना सीख रहे हैं, यानी वेबसाइट के अंदर लेआउट बनाना, एक डिजाइन तैयार करना। तो इन शॉर्ट अब कह सकते हैं कि अब कुछ वेबसाइट का असली काम स्टार्ट होगा, मतलब एक डिजाइन बनना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास सीएसएस का यूज क्या है और सीएसएस क्या काम आता है। देखिए, सीएसएस का काम, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि कंटेंट डालना नहीं है। जो कंटेंट ऑलरेडी आप एचटीएमएल की हेल्प से वेबसाइट में डाल चुके हैं, उसको सजाना है, उसको अरेंज करना है, उसको डिजाइन देना है। तो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केड को अगर आप इंग्लिश में उसका सिनोनिम्स ढूंढते हैं, तो कैस्केड या कैस्केडिंग का मतलब होता है सीक्वेंस, ऑर्डर, यानी चीजों को किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में आप चीजें प्लेस करना चाहते हैं। तो जैसे कि वेबसाइट पे आप कैसे प्लेस करते हैं, ये आपका टॉप पे हेडर रहेगा, नीचे फुटर रहेगा, उसके बाद नेविगेशन है, मेनू बार रहेगा, यहाँ स्लाइडर होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस आप तैयार करते हो वेबसाइट में, फील्ड्स तैयार करते हो। इट्स ऑल अबाउट सीएसएस। तो सीएसएस का फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा कि सीएसएस का काम है स्टाइलिंग करना, यानी कंटेंट को एक सीक्वेंस देना, एक अच्छा लेआउट तैयार करके देना। अब इसका यूज जो है आपको लेआउट तैयार करने के लिए है। दूसरा, इसके अंदर आप जो भी एचटीएमएल की चीजें पढ़े हैं, जो भी फॉन्ट कलर्स वगैरह थे, वो सब यहाँ पर आने। इसके ऊपर ओवरऑल वेबसाइट के पेज को डिजाइन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीएसएस की होगी। आगे स्लाइड में समझते हैं कि सीएसएस हमें कितने तरीके से लिखने को मिलेंगी, कितने तरीके से हम सीएसएस को लिख सकते हैं। ये एक थोड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है। तो देखिए, सीएसएस को 3 तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन का मतलब होता है इन दी सेम लाइन अलोंग विद एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल के साथ ही लिखना है। कोई अलग से हेड में जाके या कोई अलग से सीएसएस फाइल बना के नहीं लिख रहे हो आप। आपको ऐसा लगेगा जैसे एचटीएमएल लिख रहे हो वैसे ही सीएसएस लिख रहे हो। इसका मतलब होता है इनलाइन। अब इसका यूज कहाँ है मैं आपको बता दूं। कभी कभी मान के चलिए आपके पास में 3 बटन है और तीनों बटन के डिफरेंट कलर्स रखने हैं, डिफरेंट साइज रखने हैं। तो यानी तीनों में कोई भी चीजें कॉमन नहीं है, सबको अलग अलग तरीके से आपको कलर देना पड़ेगा, अलग अलग जाके आपको कोड करना पड़ेगा। तो ये चीज आपकी इनलाइन की हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, हर बटन के सामने जाके आपको कलर और विड्थ हाइट सब कुछ मेंशन करना ही पड़ेगा। ये एक है। ठीक है, यानी जहां पर आपको लगता है एक एक एलिमेंट को मैनेज करना है, इंडिविजुअली हमें करना है, तो उस पर्पज के लिए हम इनलाइन यूज करने वाले हैं, यानी सेम लाइन में एचटीएमएल के साथ ये लिखेंगे। दूसरा है इंटरनल। इंटरनल क्या होता है, पेज के हेड सेक्शन में लिखा जाता है, यानी सेम पेज में। तो अगर आपको लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेज के रिलेटेड है, यानी पेज के अंदर ही हैं, पेज से बाहर नहीं है, यानी कि मान के चलिए फ्रंट पेज पर आपका स्लाइडर है जो बाकी पेजों में नहीं है, तो यानी वो उस पेज पर आपको लिखना है, या 2 या 3 बार कोई चीज रिपीट हुई है लेकिन सेम पेज पे ही हुई है, उसको पेज के लेवल तक आप कर सकते हैं। मतलब ग्रुप में एलिमेंट्स को, लेट्स से अगर आपके पास होम पेज में 6 बटन है, छह को एक जैसा कलर देना है, एक ही जैसा डिजाइन देना है, तो आपको 6 के सामने कोड लिखना बेकार है इनलाइन। आप एक ग्रुप बना के हेड में उसको लिख सकते हैं। अब इसी चीज को समझ लीजिए, ये जो 6 बटन है ये हर पेज इस पे मिल रहे हैं आपको, तो फिर हर पेज में जाके हेड में लिखना भी बेकार है। तो उस केस में उसको एक्सटर्नल बना देंगे, यानी एक सीएसएस की सेपरेट फाइल बना के सबके साथ में सेम फाइल लिंक कर दी जाएगी। अब ये कहां पर यूज होगा, जैसे हर पेज पर हेडर, फुटर, नेविगेशन, साइड बार, ये लगभग चीजें हैं जो कॉमन होती हैं। लगभग अब पूरी वेबसाइट में थ्रू आउट देखते हैं आप, हर पेज पर नेविगेशन होता है, हर पेज पर सेमी कलर का फुटर होता है, सेमी कलर का बैनर या जो भी लगाया है वो होता है। तो आपको हर पेज में जाके इंटरनली सीएसएस करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक मास्टर सीएसएस फाइल बनाएंगे आप और उसको सारे पेजेस से लिंक कर देंगे।
उसका बेनिफिट होगा, एक तो बार बार CSS नहीं लिखनी पड़ेगी आपको हर पेज के लिए। सेकेंडली, जब भी आपको चेंजेस या करेक्शन चाहिएंगे तो आपको 6 जगह जाके चेंजेस नहीं करने, एक फाइल में चेंजेस करते ही पूरी वेबसाइट पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट रहेगा एक्सटर्नल CSS का। इन तीनों के हम तरीके समझते हैं कि किस तरीके से हम ये CSS लिखने वाले हैं। चलिए, हम पहले ब्राउजर पे चल रहा है, एडिटर पे चल रहा है, ये आपको याद होगा। अभी भी हम CSS अब लिख रहे हैं, तो अभी शुरुआत में अभी हम .css फाइल नहीं बना रहे, ये फाइल भी .html ही है, जो नॉर्मली आप देख रहे हैं CSS practice.html है। ये हमने HTML का जो मिनिमल कोड है वो लिख दिया। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं CSS practice, और अब हम शुरू करते हैं इसको। तो लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ सैंपल हेडिंग्स और पैराग्राफ डाल देता हूँ मैं। लेट्स लर्न CSS, और कुछ पैराग्राफ्स में रियल टाइम डेटा उठा लेता हूँ। तो ये वेबसाइट से हमने कुछ डेटा उठाया, ठीक है। दिस इज वन पैराग्राफ, ओके। इसको रैप टेक्स्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ और नजदीक समझ आएगा। कुछ और भी पैराग्राफ बनाए मैंने, एक और पैराग्राफ क्रिएट किया है। लेट्स मेक अनदर पैराग्राफ। लेट्स से दिस इज योर नेक्स्ट पैराग्राफ। ये हमारे 2 पैराग्राफ हो गए। देन फर्दर आई टू अनदर हेडिंग कॉल्ड S2। इसके अंदर हमने लिख दिया वी ट्रेन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स, ठीक है। इसके नीचे हमने एक और पैराग्राफ बनाया। तो बेसिकली हमने 3 से 4 पैराग्राफ पेज के अंदर लिए हैं। इसी तरीके से हम पिक्चर्स भी ले सकते हैं, जितने चाहे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम देख पा रहे हैं हमारे पास पेज में अभी तक 2 हेडिंग और 3 पैराग्राफ हैं, और भी आप ले सकते हैं। लेट्स से इस बार हम कुछ और हेडिंग्स लेते हैं, दिस एक पैराग्राफ और हमने ले लिया, ठीक है। अब बात ये होती है कि अगर इसका आउटपुट अब हम देख लेते हैं, CSS प्रैक्टिस, इसमें where is our file, this is your file, ओके। तो आप देख सकते हैं बहुत बेसिक सा पेज बनाया है। कोई भी हमने CSS HTML की एडिटिंग नहीं की है इसके अंदर, ये एक खास बात है इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो पहले हम समझते हैं इनलाइन को, जो कि हर लाइन में लिखा जाता है। तो एग्जांपल के तौर पर मुझे ये जो 2 हेडिंग है, दोनों के कलर डिफरेंट चाहिए, कोई कॉमन नहीं, कुछ भी नहीं है। एक को ब्लू करना है, एक को रेड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें CSS से ही काम करना है तो हम प्रेफर करेंगे हर एक लाइन में इनलाइन जाके लिखना। कैसे लिखेंगे, जैसे ही आपने H1 लिखा है, ठीक है जी, जैसे ही आपने H1 लिखा है, इसके सामने लिखेंगे स्टाइल, ये इनलाइन का होता है। और फिर उसके बाद लिखेंगे कलर, कलर कौन सा देना है, कॉलन लगाएंगे, और कलर का नाम दे दिया लेट्स से रेड। ये हो गया इनलाइन। तो यानी ये सिर्फ जो कलर का रेड आपने किया, ये सिर्फ एंड सिर्फ इसी हेडिंग पे होने वाला है और कहीं नहीं होने वाला है। उसी एलिमेंट पे काम करेगा जिस पे हमने ये लगाया है, ठीक है। दूसरा एक हेडिंग हमारा ये था, इस हेडिंग पर हम देते हैं स्टाइल इक्वल टू लेट्स से कलर ब्लू, ठीक है। ये एक अलग प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी। सेव करते हैं और देखते हैं ये क्या काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों पर डिफरेंट कलर्स थे, दोनों पर डिफरेंट चीज हमने लगाई। इसको बोलते हैं इनलाइन। मतलब आप जिसके सामने भी लगाने, लेट्स से मैंने एक बटन बनाया, बटन, और उस बटन को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो हम लिखेंगे स्टाइल बैकग्राउंड कलर इक्वल टू लेट्स से ब्लू, ठीक है, ब्राउन। बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखना है, लेट्स से हम लिख दिया सबमिट, ओके, ठीक, परफेक्ट। तो ये सब इनलाइन है। एक से अधिक प्रॉपर्टी देनी है मुझे, एक और प्रॉपर्टी लगानी है इसकी विड्थ, तो हम सेमीकोलन के बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, लेट्स से 200 पिक्सल। ये और प्रॉपर्टी ऐड कर दी मैंने। सेमीकोलन हमने सेपरेट करने के दिया है। हाइट भी ऐड करनी है, लेट्स से हाइट 50 पिक्सल। इस तरीके से आप सेमीकोलन लगाते हुए मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, ठीक है। ये इनलाइन था। इसका मतलब है ये एक एक एलिमेंट्स के सामने काइंड ऑफ जुगाड़ किया जा रहा है, दैट्स इट। बट ये भी एक यूजफुल है, इसका हम आगे समझेंगे क्यों जरूरी है ये भी। अभी के लिए ये है, फिलहाल ये हमारा ये कर रहा है जैसे HTML में हो रहा था, हर पैराग्राफ के सामने कलर देना, हर पैराग्राफ के सामने जाके बोल्ड करना, वही ये कर रहा है फिलहाल, तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए, अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इंटरनल। कि अगर मुझे पूरे पेज पर जितने पैराग्राफ हैं सबको एक ही कलर देना है, सबको एक ही जैसा साइज रखना है, तो मुझे हर जगह जा जाके पैराग्राफ को ना मैनेज करना पड़े, 2 लाइन में, मात्र 2 लाइन में मैं कैसे कर पाऊंगा उसको। उसके लिए समझना पड़ेगा कि CSS और HTML का कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि CSS एक सेपरेट लैंग्वेज है, उसको HTML
समझ नहीं आता होगा, शायद उसके टैग नहीं समझ में आते होंगे, या यूं कहें कि CSS को HTML के नहीं आते, HTML को CSS के नहीं आते होंगे। तो कैसे बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग रही होगी। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास में तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं बल्कि। सेलेक्टर्स, सेलेक्टर मीन्स हमें हमारे पे जो पेजेस हैं, जो हमारे कंटेंट हैं, उसको HTML को कैसे समझता है, यानी CSS HTML के एलिमेंट्स को कैसे पहचानती होगी। तो पहली तो पहचान है उसकी टैग से, यानी एलिमेंट से या टैग से। तो अगर उसे आप कह रहे हो कि पिक्चर का साइज 200 पिक्सल कर दीजिए, तो पिक्चर को वो पहचानेगी IMG टैग से, क्योंकि HTML में इमेज लगाने का टैग IMG होता है। अगर उसको बोला जाए कि सारे पैराग्राफ को ब्लू कर दो, तो वो पैराग्राफ को कैसे पहचानते हैं आप, P टैग से, तो P से ही CSS पहचानेगी। हेडिंग्स को H1 H2 H3 ऐसे टैग से पहचानेगी। अगर उसे आप बोल रहे हैं बटन को कलर करने के लिए बटन टैग होगा, तो पहला पहचान है उसका टैग से, सेलेक्टर बोलते हैं इसको। तो समझते हैं इसमें स्लाइड में कि सेलेक्टर का क्या यूज है। तो हमारे पास में पहला टैग हमने समझा एलिमेंट या टैग सेलेक्टर, टैग से पहचान करना। दूसरा यूनिवर्सल, आपने कह दिया कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपका हेडिंग है, पैराग्राफ है, लिस्ट है, जितना भी पेज में टेक्स्ट है, उन सब का कलर रेड कर दो, तो इसको यूनिवर्सल बोलेंगे। या जितने भी तरह के आपके पिक्चर्स हैं, या जितने भी तरह के ग्राफिक्स हैं, उन सब का एक पर्टिकुलर साइज कर दो। या जितने भी पेज के अंदर कंटेंट लिखा गया है, उसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दो, चाहे वो हेडिंग है, चाहे पैराग्राफ है, चाहे आपका मार्की है। तो ये यूनिवर्सल हुए, यानी एक कॉमन रूल आपने सेट कर दिया है, काइंड ऑफ। क्लास सेलेक्टर, यानी हम 10 15 20 चीजों को आउट ऑफ 50, लेट से 50 है मेरे पास चीजें, उनमें से 20 को मैंने सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना दिया, उसको एक क्लास नाम दे दिया। वो कर सकते हैं, या उसको एक आईडी दे सकते हैं, ये भी है, आगे समझेंगे इसको। फिलहाल ये समझिए कि जैसे एक क्लास है, आपके पास में 50 बच्चों की क्लास, फिफ्थ है, 10th के बच्चों की क्लास है। अब उनमें से आप जानते हैं ग्रुप बना देते हैं एक स्पेशल एक्टिविटी के लिए, कि 10 बच्चों को एक ग्रुप में रखा है, इनको वेनसडे के दिन ये ड्रेस पहननी होगी, इनकी एक्टिविटी का या ग्रुप का नाम ये है ना, माउंटेन के नाम पर रख देते हैं, रिवर्स के नाम पर रख देते हैं। इसी तरीके से जब भी हम एक 10 या 15 लोगों को ग्रुपिंग करके उनका एक नाम देते हैं, तो वो सेलेक्टिव प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं पे पर्टिकुलर ग्रुप्स पे काम करती हैं। तो ये आपका क्लास या आईडी के जरिए होता है। तो फिलहाल हम टैग एलिमेंट समझ रहे हैं, और टैग एलिमेंट का मतलब है कि पेज को HTML और CSS के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो टैग से है। कैसे करते हैं, चलो। तो मैं कहता हूं कि जितने भी पेज के अंदर मेरे पास पैराग्राफ है, उन सब का कलर रेड करना है, या मुझे एक पर्टिकुलर कोई भी कलर करना है, तो मैं लिखूंगा हेड के अंदर कहीं भी, हेड जो भी जहां क्लोज हो रहा है उससे पहले ही कहीं भी लिखिए आप, बस हेड क्लोज होने से पहले स्टाइल टैग लिखेंगे। स्टाइल मतलब CSS स्टाइलिंग। वैसे पहले ये ऐसे लिखा जाता था, अभी भी लिखा जाता है टैग/CSS, बट अब इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझ में आती है, वो CSS ही लिख रहे हो आप। तो आप इतना भी लिख सकते हैं स्टाइल। और मैं कहूंगा कि P नाम का टैग, क्योंकि HTML में तो आप ऐसे लिखते हैं, ये टैग है, लेकिन CSS में आपको इतना नहीं लिखना, आपको सिर्फ P लिखना है। और आपने कह दिया कि जितना भी पैराग्राफ पेज के अंदर है, जितने भी टैग P से स्टार्ट होते हैं, उनका हम क्या कहने वाले हैं, उनका सबका कलर रखने वाले हैं, लेट्स से एनी कलर, लेट्स से चॉकलेट कलर। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं कि पेज में सारे पैराग्राफ्स का चॉकलेट कलर हो गया है। परफेक्ट, एक ही क्लिक में आपने कर दिया। उसके बाद ऐसा नहीं कि सारे पैराग्राफ सीक्वेंस में लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम है। फॉन्ट साइज लेट्स से 18 पिक्सल दे दिया मैंने। अब देखते हैं सारे पैराग्राफ्स का फॉन्ट साइज बढ़ गया। तो एक दो चीज आप समझिए यहाँ पर, एक सीरियस नोट, कि जितने भी प्रॉपर्टी में दो वर्ड यूज हो रहे हैं CSS के, जैसे फॉन्ट साइज, ये दो शब्द हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी वैल्यू होती है, अगर इसको भी समझिए CSS में, पहले प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है, उसका नाम लिखते हैं, एट्रीब्यूट बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, और ये उसकी वैल्यू होती है। कहीं कहीं पर फिक्स होती है, कहीं कहीं पर अपनी मर्जी से, साइज कोई फिक्स नहीं होता, आप देते हैं। कलर के नाम फिक्स होते हैं, जो नाम है वही दे सकते हो आप, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए दो वर्ड जो हैं, बैकग्राउंड कलर, दो वर्ड मिला के बना है। तो जहां भी दो वर्ड की प्रॉपर्टी आई है, उसके बीच में डैश या हाइफन आता है, आप देख रहे हैं, ये फिक्स है। जहां भी आप लिखेंगे डैश आएगा, तो ये आपका एक कॉमन सा रूल है याद रखने के लिए, कि जब भी दो वर्ड की प्रॉपर्टी है डैश आएगा। दूसरी बात, HTML में हम लोग इक्वल टू लगाया करते थे, फॉन्ट साइज इक्वल टू 12, वहां पर इक्वल टू की जगह पे कॉलन आता है, आप जहां भी देखेंगे कॉलन आएगा प्रॉपर्टी के बीच में, तो इक्वल टू नहीं है।
CSS में कॉलन है। तो ये एक बेसिक सा रूल है। हमने अभी कुछ एग्जाम्पल समझे हैं इनलाइन और इंटरनल के। अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर ये कंटिन्यू रहेगा और इसको समझते हैं और डेप्थ में कि कैसे हम इसके अंदर पेरेंट और चाइल्ड भी डिसाइड करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।